ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इसका नाम है चैप्टर का। और उसमें पहला सेक्शन जो हम डील कर लेंगे दैट विल बी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें वी टॉक्ड अबाउट मोशन ऑफ ए पार्टिकल। हम हर बार पार्टिकल की बात किया करते थे। अब हम यहाँ पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात, यहाँ पर एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो गए, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। वहां पर अगर आपको याद हो हमारे पास सपोज ये ब्लॉक है ऑन द सरफेस, ये मूव कर रहा है, कुछ देर के बाद ये यहां पर है। ओके, कुछ देर के बाद ये यहां पर है। अब इसका हर कोई पॉइंट जो है, सपोज ये वाला पॉइंट जो है ये ऐसे मूव हुआ है यहां पर, ये वाला पॉइंट सेंटर वाला पॉइंट ऐसे मूव हुआ है यहां पर, ये वाला पॉइंट यहां पर ऐसे मूव हुआ है, अब यहां पर है। इसका हर कोई पॉइंट जो है उसकी मोशन आइडेंटिकल है। ओके, उसकी मोशन आइडेंटिकल है। जिस वेलोसिटी से ये पार्टिकल मूव हुआ होगा उसी से ये भी, उसी से ये भी। पाथ्स आइडेंटिकल है, ओके, पैरेलल है लेकिन आइडेंटिकल है। जिस एक्सेलरेशन से एक पार्टिकल मूव हुआ उसी एक्सेलरेशन से बाकी पार्टिकल्स भी मूव हुए। सो एवरी पार्टिकल ऑफ दिस बॉडी इज अंडरगोइंग आइडेंटिकल मोशन। सो हम क्या क्या करते थे, इसलिए इस मोशन को स्टडी करने के लिए आप इनमें से कोई भी एक पार्टिकल चूज कर ले, काम हो जाएगा। सो व्हाट वी डू इन सच केसेस इज हम इस पूरी बॉडी को एज ए पॉइंट पार्टिकल कंसिडर करते हैं, फिर उसी पॉइंट की मोशन को स्टडी करते हैं। दैट पॉइंट रिप्रेजेंट्स द होल बॉडी, उसकी पॉइंट के मोशन को स्टडी करते हैं, दैट मींस बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं। और ये पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है इसमें। लेकिन अब जो है सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट होगी। अब डिफरेंट पार्टिकल्स की मोशन जो होगी वो डिफरेंट होगी, आइडेंटिकल मोशंस नहीं होंगी। ओके, आइडेंटिकल मोशंस नहीं होंगी। तो आइडेंटिकल मोशंस अगर नहीं है दैट सिंपली वुड मीन कि मोशन अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रही है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड मोशन को सिंप्लीफाई कैसे कर लें? ओके, इस कॉम्प्लिकेटेड मोशन को सिंप्लीफाई हम कैसे कर लेंगे वो इस चैप्टर में हम देखेंगे, वो इस टॉपिक में हम देखेंगे, इस टॉपिक ऑफ सेंटर ऑफ मास में। सो पहले मैं कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा यहां पर। I'll quote वन एग्जांपल जिसमें हम, या टू एग्जांपल्स I'll quote, जिसमें हम मोशन की कॉम्प्लिकेशन को हाईलाइट कर लेंगे और फिर उन्हीं दो एग्जांपल्स के अंदर ही देखेंगे कि उनको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा। ओके, उनको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा। चलिए वो अब देख लेते हैं। मैं यहां पर मैं एक बॉल कंसिडर कर लूंगा, छोटी सी बॉल कंसिडर कर लूंगा। इसको आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। ओके, इसको मैं वर्टिकली अपवर्ड, जैसे ये मार्कर मेरे पास है, इसको मैं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा हूं। लेकिन मैं कंडीशन जो इंपोज कर लूंगा, विदाउट स्पिनिंग इट, विदाउट स्पिनिंग इट। ओके, सो मैं सीधे, ये सीधे ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर सीधे नीचे आएगा ऐसे। एक तो हुआ कि आप ऊपर जब भेज रहे हैं तो ये हो रहा है, तो ऊपर जाते जाते रोटेट भी कर रहा है, स्पिन कर रहा है। नहीं, वो हम नहीं दे रहे, हम ऐसे दे रहे हैं मोशन को, ये सीधे ऊपर जाएगा फिर जाके सीधे नीचे आएगा। ओके, अगर हर कोई पॉइंट अगर स्पिन नहीं कर रहा है दैट वुड सिंपली मीन कि इसका हर कोई पॉइंट जो है वो सीधे ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके टॉप पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो बन जाएगी, फिर सीधे नीचे आ जाएगा। सो यहां पर बॉल होगी विद सम वेलोसिटी, यहां पर बॉल होगी विद सम वेलोसिटी, यहां पर बॉल होगी विद सम वेलोसिटी, यहां पर बॉल फिर रेस्ट पे होगी, वापस आएगी विद इंक्रीजिंग स्पीड। अगेन आप नोट कर लेंगे कि हर कोई पॉइंट जो बॉल का होगा उसकी आइडेंटिकल मोशन है। हर कोई पॉइंट सीधे ऊपर जा रहा है, फिर हर कोई पॉइंट सीधे ही नीचे आ रहा है। सो अगेन वी कैन कंसिडर दिस बॉल एज ए पॉइंट पार्टिकल। यहां पर पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, उस पॉइंट को स्टडी कर लेंगे, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। पॉइंट को कंसिडर करने का मतलब पॉइंट पार्टिकल हम कंसिडर कर लेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम इस मार्कर की बात कर लेंगे और इस मार्कर को मैं थ्रो कर लूं, many a times what happens is in our real life कि मार्कर जो सीधे ऊपर या नीचे मूव नहीं कर लेगा। यू कैन सी आई एम ट्राइंग इट, लेकिन ये काफी मुश्किल काम है। सो जब भी आप मार्कर को थ्रो कर लेंगे चांसेस हैं कि ये कोई स्पिन भी कर लेगा। ओके, चांसेस हैं कि स्पिन भी कर लेगा। तो वो जरा देख लेते हैं उसकी मोशन जो होगी वो कैसे होगी। लेट मी कंसिडर मार्कर इनिशियली लाइक दिस। मार्कर यहां पर है, ये
कुछ देर के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो मार्कर यहां पर होगा ऐसे। कुछ देर के बाद मार्कर जो है वो कुछ ऐसे होगा। कुछ देर के बाद मार्कर जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, समवेयर हियर। कुछ देर के बाद ऐसे होगा, लेट्स सपोज यहीं से अभी नीचे आ रहा है, फिर वापस आते आते ऐसे जा रहा है अब इस साइड से। और मैं डिफरेंट कलर यूज करूंगा, ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। कुछ देर के बाद ही यहां पर होगा, कुछ देर के बाद यहां पर होगा, कुछ देर के बाद यहां पर होगा, कुछ देर के बाद यहां पर। सो आप देख सकते हैं मार्कर ऐसे हैं, ऊपर वाला साइड मोटा है, नीचे वाला साइड पतला है। ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, फिर जाके ऐसे, फिर जाके ऐसे, फिर यहां पर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया। सो स्टार्ट ऐसे किया था, फिर ऐसे रोटेट कर रहा है, फिर वापस ऐसे आ रहा है। सो ऊपर जाते जाते ये स्पिन भी कर रहा है, फिर वापस आते आते स्पिन भी कर रहा है। ना नोट कर लें, सपोज अगर हम इस पॉइंट की बात कर लेंगे, ये जो बॉटम पॉइंट यहां पर है, ये ऐसे जा रहा है। सो ये सीधे ऊपर नहीं गया, यहां से आ रहा है, इसके पास कुछ ऐसे है, इसके पास कुछ ऐसे है, फिर जाके यहां पर ऐसे आ गया, सो इसके पास कुछ ऐसे, फिर जाके यहां पर ऐसे आ गया, सो ऐसे पाथ, फिर जाके यहां पर ऐसे आ गया, सो ऐसे पाथ है, फिर जाके यहां पर ऐसे हैं तो ये पाथ है, फिर जाके यहां पर ऐसे हैं तो ये पाथ है, फिर जाके ये ऐसे, फिर जाके यहां पर फाइनली ऐसे आया है। सो इट्स नॉट अ स्ट्रेट पाथ as was the case with this ball, straight up straight down, लेकिन इसके बारे में ऐसा नहीं है। और दूसरा पॉइंट अगर हम कंसीडर कर लेंगे, टॉप वाला पॉइंट अगर हम कंसीडर कर लेंगे, जो इस मोटे वाले साइड में यहां पर है, अब कुछ देर के बाद यहां पर है, सो ये भी स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, ऐसे इस साइड से जा रहा है, फिर जाके यहां पर ऐसे, तो ऐसे गया है, फिर जाके ऐसे। सो यू कैन सी ये वाला पॉइंट, सी पहले यहां से गया फिर वापस आ रहा है। ओके, सो फिर से देख लें, ये वाला पॉइंट यहां पर ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर यहां पर है, फिर जाके यहां पर है, फिर सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड पाथ, ये कुछ ऐसे ऐसे घूम घूम के आ रहा है, ऐसे डिफरेंट। और नोट कर लें कि इस वाले पॉइंट की मोशन पाथ और इस वाले पॉइंट की पाथ कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो different points of this marker are following different paths and crazy paths. Okay, crazy. Some of the particle may be like this. अगर कोई बॉल आप भेज देंगे ऊपर जाते जाते वो स्पिन भी कर लेगा, सो बॉल ऐसे ऊपर जा रही है, उसका सरफेस वाला पॉइंट विल गो लाइक दिस, ऐसे वापस आ रहा है। So it's a crazy path. Okay, it's a crazy path. Real. Imagine if we have to study this path. This is crazy. This is real crazy stuff. सो यहां पर अब मसला क्या है, क्या हम इस मार्कर को कंसीडर इसकी तरह पॉइंट पार्टिकल कर सकते हैं और इसकी मोशन को स्टडी कर लें? नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि हमारी इंटरेस्ट किस में लाई करती है। डू वी वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ द इंडिविजुअल पॉइंट्स जिनकी ये मोशन हो रही है, ये कॉम्प्लिकेटेड मोशन जो इसकी हो रही है, या यहां पर जो मैंने हाईलाइट किया है, आर वी इंटरेस्टेड इन दिस मोशन, ये पार्टिकल की ये मोशन, या फिर वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन नटशेल मोशन, इन ओवरऑल मोशन, ये मार्कर ऊपर जा रहा है अब नीचे आ रहा है, दैट्स इट। इसका ऊपर जाना और इसका नीचे जाना मेरी इंटरेस्ट में है। इसका ये घूमना जो है जिसकी वजह से डिफरेंट पॉइंट्स जो है उनकी क्रेजी पाथ आ रही है, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एटलीस्ट फिलहाल हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिलहाल हमें सिर्फ ओवरऑल मोशन में इंटरेस्ट है, जिसमें मार्कर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, दैट्स इट। जिसमें मार्कर ऊपर जा रहा है फिर जाके नीचे आ रहा है, इसका ऊपर जाना और इसका नीचे आना हमारी इंटरेस्ट में है।
अभी अभी हम ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स जो है वो हमारे मोशन में नहीं है। ऐसे अगर हम किसी व्हील को कंसिडर कर लेंगे, ये कोई व्हील है और ये आगे जा रहा है, दिस व्हील इज अंडरगोइंग मोशन लाइक दिस। ये रिम, ये वाला पॉइंट अगर आप कंसिडर, इट गोज लाइक दिस। लेकिन हम व्हील के इस पॉइंट की इस वाली मोशन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हैं कि व्हील यहां पर था, अब यहां पर है, यहां से लेकर यहां तक इसकी मोशन कैसी हुई वो हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। यानी कि हम नट शेल मोशन में इंटरेस्टेड हैं, ओवरऑल मोशन में इंटरेस्टेड हैं, हम इस इंडिविजुअल पार्ट्स की डिटेल्स में इंटरेस्टेड नहीं है। नाउ यहां पर अगर आपने नोट किया होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप स्लो मोशन में इस वीडियो को देखेंगे, होपफुली शायद कुछ रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। यहां पर आप देखेंगे एक पॉइंट ऐसा है, यहां पर समवेयर हियर, जो सीधे ऊपर जा रहा है, सीधे नीचे आ रहा है, स्ट्रेट पाथ, ऊपर और नीचे। आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन आप घर में इसको ट्राई कीजिएगा। इसका एक पॉइंट जो होगा यहां पर, वो सीधे ऊपर जाएगा, सीधे नीचे आएगा। उस पॉइंट को मैंने यहां पर हाईलाइट किया, डॉट्स मैंने ड्रॉ किए हैं। ये सीधे ऊपर जा रहा है, फिर यहां पर सीधे नीचे आ रहा है। ऑब्वियसली ये सेम लाइन के लॉन्ग होगा, मैं हट के ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि अदरवाइज ओवरलैपिंग होगी। सो ये पॉइंट जो सीधे ऊपर जा रहा है, सीधे नीचे आ रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्सप्लॉइट दैट पॉइंट। मैं इसी पॉइंट को कंसिडर कर लूंगा, ओके, इसी पॉइंट को कंसिडर कर लूंगा। ये कोई खास पॉइंट है और हर किसी बॉडी में, हर किसी सिस्टम में ये एक खास पॉइंट, और एक ही खास पॉइंट होगा, एक ही खास पॉइंट होगा। यहां इस वाले मार्कर में इट विल बी समवेयर हियर इन द मिडल, ओके, थोड़ा सा इस साइड से, क्योंकि ये पार्ट हैवियर है। सीधे ऊपर जाएगा वो वाला पॉइंट, सीधे नीचे आएगा, उसी के आसपास ये बाकी घूम रहे हैं। आप नोट कर लें, ये वाला पॉइंट इसी के आसपास घूम रहा है, ये वाला पॉइंट इसी के आसपास घूमेगा जब ये ऊपर और नीचे कर लेगा। सो दिस पॉइंट इज अ स्पेशल पॉइंट जो हर किसी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है, ओके, हर किसी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है। अब इसी पॉइंट को हम कंसिडर कर लेंगे, एंड दिस पॉइंट इज समथिंग वी कॉल एज सेंटर ऑफ मास। दिस इज द पॉइंट विच वी कॉल एज सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, हम इस पूरे मार्कर को कंसिडर कर लेंगे एज ए पॉइंट पार्टिकल लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। सिंस हम सिर्फ ओवरऑल मोशन में इंटरेस्टेड है, और ओवरऑल मोशन कैसी है, सीधे ऊपर जा रहा है, सीधे नीचे आ रहा है। ओवरऑल मोशन तो मार्कर की वही है, ओवरऑल मोशन में मार्कर ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, और वो एग्जैक्टली सेम है जो इस खास पॉइंट के साथ हो रहा है। ये खास पॉइंट भी सीधे ऊपर जा रहा है, सीधे नीचे आ रहा है। सो मीनिंग अगर हम इस खास पॉइंट की मोशन को स्टडी कर लेंगे, हमें ओवरऑल मोशन जो है मार्कर की मिल जाएगी, ओवरऑल मोशन, नटशेल में मोशन जो है वो मिल जाएगी। दिस पॉइंट इज व्हाट वी कॉल अ सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या कर लेंगे, हम इस पूरे मार्कर को कंसिडर कर लेंगे एज अ पॉइंट पार्टिकल, जैसे कि यहां पर हमने किया था एज अ पॉइंट पार्टिकल। लेकिन पॉइंट पार्टिकल कहां पर, पॉइंट पार्टिकल यहां पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एवरी पॉइंट इज गोइंग स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन। तो कौन सा पॉइंट आप कंसिडर कर लेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर फर्क पड़ेगा क्योंकि हर कोई पॉइंट सीधे ऊपर और सीधे नीचे नहीं आ रहा है। ये एक खास पॉइंट है जो सीधे ऊपर जा रहा है और सीधे नीचे आ रहा है। तो यही पॉइंट हम कंसिडर कर लेंगे। तो जब हम मार्कर को पॉइंट पार्टिकल कंसिडर कर लेंगे, हम वी विल कंसिडर इट एट इट्स सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर ऑफ मास पे ही उसको कंसिडर कर लेंगे, ओके, फॉर ए सिंपल रीजन, क्योंकि उसी पॉइंट की मोशन सिंपल है, सीधे ऊपर सीधे नीचे, ओके। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि हम पूरे मार्कर को कंसिडर कर लेंगे एज ए पॉइंट पार्टिकल एट सेंटर ऑफ मास, दैट वुड मीन ये बिहेव कर रहा है, ये मार्कर बिहेव कर रहा है एज इफ ऑल ऑफ इट्स मास इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ मास, एज इफ ऑल ऑफ इट्स मास। अब पूरे मार्कर को आपने यहां पर कंसिडर किया एज ए पॉइंट, तो पूरे मार्कर का मास भी वहीं पर कंसिडर किया, तो पूरे मार्कर का मास जो है वो यहां पर लाई करेगा एट इट्स सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट such that during its motion it behaves as if all of its mass is concentrated at that special point, that center of mass. ये स्टेटमेंट आपने काफी बार सुना होगा प्रीवियस क्लासेस में भी, कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर ऑल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, इट बिहेव्स एज इफ ऑल मास इज कंसंट्रेटेड देयर, ओके। सो अब इस डिस्कशन का नटशेल क्या है, रिजल्ट क्या है,
अगर हमें सिस्टम की ओवरऑल मोशन को स्टडी करना है, चाहे फिर वो मार्कर हो, मार्कर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सो ये भी एक सिस्टम है, चाहे व्हील है, व्हील में भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो वो भी एक सिस्टम है, चाहे सोलर सिस्टम की हम बात कर लेंगे जिसमें डिफरेंट बॉडीज हैं, या अलग से अर्थ की बात कर लेंगे उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो वो भी एक सिस्टम है, या कोई भी सिस्टम हो, system can be of only 2 particles or of n particles, infinite particles maybe. So हम क्या कर लेंगे, अगर हमें सिस्टम की ओवरऑल मोशन को स्टडी करना है, we will just consider motion of center of mass. ये एक खास पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, जो हर किसी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होगा, हर किसी बॉडी के में एक खास ऐसा पॉइंट होगा, या हर किसी सिस्टम में एक खास ऐसा पॉइंट होगा, ओके, जिसकी मोशन को हम स्टडी कर लेंगे और वो हमें ओवरऑल मोशन देगा सिस्टम की, ओके, ओवरऑल मोशन देगा सिस्टम की. सो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर ऑल मास, where it behaves as if all mass is concentrated at that point, as if all mass is concentrated at that point. सेंटर ऑफ मास के बारे में और एक बात कही जाती है, तो मैं और एक एग्जांपल यहां पर कोट कर लूंगा जिससे हमें उसके बारे में कुछ आइडिया मिलेगा कि सेंटर ऑफ मास एज इफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास. या आपने कभी शायद सुना हो कि अगर आप मार्कर को यहां पर बैलेंस करना चाहेंगे, अपने फिंगर टिप पे बैलेंस करना चाहेंगे, हर किसी पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है. पहली बात है कि इज इट पॉसिबल और नॉट. वेल, अगर आप काफी टाइम देंगे तो इट्स पॉसिबल. अगर आप बहुत सारा टाइम देंगे, आई डिड इट, आई कांट बिलीव इट, आई डिड इट. ओके, सो अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो आप हर किसी पॉइंट पे नहीं कर सकते हैं, एक खास पॉइंट ऐसा होगा, ओके, एक खास पॉइंट ऐसा होगा. अब हम उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, बैलेंस होने के रेस्पेक्ट में बात करेंगे. अगर आप किसी भी सिस्टम को अपनी फिंगर टिप पे बैलेंस करना चाहते हैं तो वहां से भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है इस स्पेशल पॉइंट के बारे में, सेंटर ऑफ मास के बारे में. तो पहले उसकी जरा बात कर लेंगे. यहां पर ऐसे हम और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेंगे बिफोर बैलेंसिंग. जस्ट मैं उसे कोट कर लूंगा. अगर मैं इसे ऐसे थ्रो कर लूं, अगर हम किसी भी पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर लेंगे तो हमें पता है कि पैराबोलिक पाथ फॉलो होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन. तो जब मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूं तो ये भी पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, लेकिन ये ऐसे मूव कर रहा है. इसमें भी आप देखेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट जो वो सीधे ही पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, बाकी जो उसके आसपास ऐसे घूमते रहेंगे, ओके, तो वो भी वहां पर होगा. चलिए अब हम बैलेंस करने की बात करेंगे. मैं एक पार्टिकल को कंसीडर कर लूंगा यहां पर, स्मॉल बॉल में भी. इसके साथ मैं एक मास लेस रॉड कंसीडर कर लूंगा अटैच टू इट. सो इसका बॉल का मास m है और ये मास लेस रॉड है, ओके, मास लेस रॉड. मास लेस इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसको स्टडी हम कर लें. रॉड मैंने ऐसे साथ रखी है क्योंकि हमें उंगली पे बैलेंस करना है, तो कुछ सपोर्ट होना चाहिए. हवा में तो नहीं रख सकते हैं. बॉल यहां पर है तो मैं उंगली को यहां पर रखूंगा, वैसा तो नहीं पॉसिबल है. तो अब मैं इस बॉल को बैलेंस करना चाहता हूं अपनी फिंगर टिप पे. मैं फिंगर टिप यहां पर रख सकता हूं और ये बैलेंस हो जाएगा. मैं फिंगर टिप यहां पर रख सकता हूं और ये बैलेंस हो जाएगा. मैं फिंगर टिप यहां पर रख सकता हूं और ये बैलेंस हो जाएगा. मैं फिंगर टिप यहां पर रख सकता हूं और ये बैलेंस हो जाएगा. अगर मैं इसी मासलेस रॉड को इस साइड से भी लगा दूं तो यहां पर फिंगर टिप को रख के बैलेंस हो जाएगा. चलिए आप इसके बारे में जरा सोचिए. I'll give you a few seconds. मैं तब तक यहां पर फोर्स ड्रॉ कर लूंगा. mg is the force experienced by this ball. ये mg. बैलेंस करने का मतलब है नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ओके, नेट फोर्स 0 होना चाहिए. नेट फोर्स 0 होने के लिए, नेट फोर्स 0 होने के लिए आपका अप्लाइड फोर्स जो होगा, जो आपकी फिंगर टिप से आएगा, अप्लाइड फोर्स जो होगा वो mg के बराबर होना चाहिए और उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं माइनस साइन,
mg तो हमें पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स मस्ट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दो फोर्सेस है, दो फोर्सेस को बैलेंस करना है, दे मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शंस और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो वही मैं ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज इसके बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन वाइज इसके अपोजिट होना चाहिए। अगर मैं वो फोर्स जो है यहां पर लगा दूं, अप्लाइड फोर्स mg के बराबर ही लगा रहा हूं, तो अपोजिट डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड सेम भी है, सो दे विल बैलेंस आउट, नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन क्या ये बैलेंस हो जाएगा? आई एम श्योर यू नो कि ये बैलेंस नहीं होगा। अगर मैं इस अप्लाइड फोर्स को यहां पर लगा दूं, क्या ये बैलेंस हो जाएगा? अगर मैं अप्लाइड फोर्स को यहां पर लगा दूं, क्या ये बैलेंस हो जाएगा? लेकिन अगर मैं इस अप्लाइड फोर्स को यहां पर लगा दूं, अब इसको मैं सॉलिड से ड्रॉ कर रहा हूं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एग्री विद मी कि अगर यहां पर आपने फोर्स लगा दिया है, सो दैट मींस फिंगर टिप मैंने यहां पर रखी है और फोर्स इसके बराबर होगा, एग्जैक्टली बराबर होगा और एग्जैक्टली इसका अपोजिट होगा, तो बैलेंस हो जाएगा। यहां पर बैलेंस नहीं होगा, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, यहां पर बैलेंस नहीं होगा, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, यहां पर बैलेंस नहीं होगा, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा पॉसिबल है, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा पॉसिबल है, चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आप ले रहे, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा पॉसिबल है जहां पर आप बैलेंस कर पाएंगे। ओके, जहां पर आप अब जरा नोट कर लें यहां और इसमें क्या फर्क है। यहां वाले में आप देख लें कि mg और f जो है, अप्लाइड फोर्स जो है, दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। यहां पर क्या मसला था? mg इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है और f अप्लाइड जो है वो इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो उनकी लाइंस ऑफ एक्शंस जो है वो डिफरेंट है। ये इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, ये इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है। वैसे यहां पर वही मसला था, ये फोर्स जो है इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, लेकिन mg इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है। वहीं पर यहां पर भी वही मसला है, ये फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है। यहां पर स्पेशल बात है कि दोनों फोर्सेस जो है दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, सो बराबर है। ये बात तो नेसेसरी है, नॉन नेगोशिएबल है, बराबर होना जरूरी है, अपोजिट डायरेक्शन में भी होना जरूरी है। लेकिन और एक तीसरी बात सामने आ रही है कि दे बोथ द फोर्सेस मस्ट एक्ट अलोंग द सेम लाइंस। ओके, मस्ट एक्ट अलोंग द सेम लाइन, तब जाके सिस्टम जो है, ये बॉल जो है बैलेंस होगी। ओके, तब जाके ये बैलेंस होगी। सो कंक्लूजन क्या है? जहां पर ये फोर्स है, मैं इसे ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर नहीं कहूंगा, मैं I'll simply call it external force. There is some external force acting. और यहां पर external force is the gravitational force. Gravitational force मैंने इसलिए चूज किया because we are used to it. Okay, we are used to it. We can feel it. We can feel it. तो ये external force है। बैलेंस करने के लिए क्या करना है? आपका अप्लाइड फोर्स जो है, जो आपकी फिंगर टिप से आ जाएगा, वो एक तो इसके बराबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तीसरी बात, it must act along the same line. Okay, along the same line होना चाहिए, तब जाके ये बैलेंस होगा। Now let's go to a little more complicated system. छोटा सा, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, उसी को फिर हम जनरलाइज कर लेंगे। मैं दो पार्टिकल्स को कंसिडर कर लूंगा। यहां पर एक पार्टिकल है, ये मास लेस रॉड इनको कनेक्ट कर रही है। अगेन इसका रीजन क्या है? क्योंकि सपोर्ट हमें चाहिए, उंगली को हवा में तो नहीं रख सकते हैं। और ये यहां पर दूसरी बॉल, दूसरा पार्टिकल, इसका मास है m1, इसका मास m2। अब फोर्सेस जो है, इस वाले पे m1g एक्सटर्नल फोर्स, इस वाले पे m2g एक्सटर्नल फोर्स, जो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है सिंपली। अब इसको बैलेंस करना है। ओके, बैलेंस करना है। अब एक बात तो हमने जो यहां पर सीखी वो डायरेक्टली यहां पर अप्लाई कर लेते हैं। तीन कंडीशंस है, फोर्स बराबर होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए और सेम लाइन के अलोंग होना चाहिए।
तो एक तरीका इस सिस्टम को बैलेंस करने का होगा कि मैं यहां पर एक फोर्स लगा दूं, F1 अप्लाइड, जो इसके बराबर होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा और सेम लाइन के अलोंग होगा। ओके, सेम लाइन के अलोंग होगा। तो इसका तो मसला हल हो गया, लेकिन वो भी है, तो ये शायद अलग से बैलेंस हो पाएगा, लेकिन वो तो नहीं हो पाएगा। और अगर वो नहीं हो पाएगा तो ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि रॉड जो है बीच में कनेक्टेड है, वो अगर गिर जाएगा तो वो अपने आप अपने साथ इसको भी ले जाएगा। ओके, सो यहां पर भी अब मैं फोर्स लगा रहा हूं, F2 अप्लाइड, F2 अप्लाइड जो इसके बराबर है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम लाइन के अलोंग है। तो ये तो इसका काम तमाम कर लेगा और ये इसका काम तमाम कर लेगा। ये इसको बैलेंस कर लेगा, ये इसको बैलेंस कर लेगा। सो दो फोर्सेस लगाने पड़ेंगे इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। लेकिन उसमें मसला है कि मुझे दो फिंगर टिप्स कंसिडर करनी होंगी, एक यहां पर रखनी होगी, एक यहां पर रखनी होगी। ये तो एक तरीका है। नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्कवर कोई ऐसा तरीका जिसमें मैं एक ही फिंगर टिप पे इसको बैलेंस कर सकूं। ओके, एक ही फिंगर टिप पे इसको बैलेंस कर सकूं, वो जरा देख लेते हैं। ना फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस हमें पता है कि एक पॉइंट ऐसा होगा इन दो के बीच में, जैसे कि अभी हमने देखा मार्कर को बैलेंस किया एक खास पॉइंट पे बीच में। ओके, लेट मी ट्राई इट अगेन। नो, ओके लीव, चलिए यहां पर आप देख लेते हैं। Since ये वाला heavier है, तो maybe this point closer to this one. Now this we know from our day-to-day life experience, from our intuition, कि यहां पर अगर मैं force लगा दूं, F applied, अब सिर्फ रेड वाला, अब ये नहीं है, ये नहीं है। ओके, अब वो दो नहीं है। चलिए मैं उनको इरेज ही कर लेता हूं। F applied में यहां पर लगा रहा हूं ना, हमें पता है कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट बीच में होगा जहां पर ये बैलेंस होगा। लेट मी चूज दिस पॉइंट, ये यहां पर है और ये भी वो स्पेशल पॉइंट है। खाली एक स्पेशल पॉइंट ऐसा होगा, यहां पर आप नहीं कर पाएंगे, यहां पर आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इस साइड से जाएंगे तो बैलेंस नहीं होगा, बस गिर जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इस साइड से जाएंगे तो फिर से गिर जाएगा। तो ये एक ही ऐसा खास पॉइंट है, एक ही ऐसा खास पॉइंट है, और वही खास पॉइंट है जो सेंटर ऑफ मास जिसकी हम बात करते आ रहे हैं। तो ये वही वाला सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है। अब ये F अप्लाइड जो है मैग्नीट्यूड वाइज इट मस्ट बी इक्वल टू m1g प्लस m2g, इन दो के सम के बराबर होना चाहिए, तभी जाके नेट फोर्स 0 बन जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहां पर एक बात लेकिन नोट करना है, अब इसकी तरह नहीं हुआ कि इट्स एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। ये ना ही इसकी लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, ना ही इसकी लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, और ये सिर्फ इस खास पॉइंट पे होगा। यहां पर आप यही फोर्स लगा दे इक्वल टू m1g प्लस m2g, नहीं बैलेंस होगा। यहां पर लगा दे, नहीं बैलेंस होगा। इसी पॉइंट पे सारा फोर्स लगा दे m1g प्लस m2g, नहीं बैलेंस होगा। इसी पॉइंट पे सारा फोर्स लगा दे m1g प्लस m2g, नहीं बैलेंस होगा। ये बस एक खास पॉइंट होगा, ये बस एक खास पॉइंट होगा। तो बैलेंस यहां पर हो रहा है। इससे हम थोड़ा सा इफ वी ट्राई टू बी अ लिटिल स्मार्टर, तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि as if this is not actually what is happening, but the system is behaving as if, इसका बिहेवियर कुछ ऐसा है, as if all the external forces, ये दो external forces m1g और m2g, all the external forces are acting at this point. यहां पर दोनों बातें हाईलाइट हो रही है। एज इफ ऑल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड हियर, तो m1 भी यहां पर, m2 भी यहां पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स m1 प्लस m2 टाइम्स g बन जाएगा। या सिंपली और ये एक्सटर्नल फोर्स भी यहां पर एक्ट कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स भी यहां पर एक्ट कर रहा है ना। एक्चुअली वहां पर एक्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअली तो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, लेकिन द सिस्टम इज बिहेविंग एज इफ m1 plus m2 times g is acting at this point.
as if external forces are acting at this point. As if external forces are acting. तो why do we assume that? Why do we assume that? क्योंकि ये फिर इसके साथ consistent बन जाएगा. कैसे consistent बन जाएगा? हमारे पास दो forces हैं, एक तो external force है m1g plus m2g और ये F applied है. F applied एक तो इसके बराबर है, पहली कंडीशन यहां पर भी थी, दूसरी बात उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पर भी थी, तीसरी बात दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. सो यहां पर आप देखें, अगर हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास, देन अप्लाइड फोर्स और एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, और आप वहां पर उसको बैलेंस कर पाएंगे. सो सेंटर ऑफ मास के बारे में ये दूसरी स्पेशल बात सामने आ रही है. एज इट्स दैट स्पेशल पॉइंट, it's that special point, as if all the external forces are acting at the center of mass. So दो खास बात है, as if all the mass is concentrated at center of mass, and as if all the external forces are acting at the center of mass. Okay, as if all the external forces are acting at the center of mass. Those special points, as if all mass is concentrated at center of mass, and as if all external forces are acting at the center of mass. So pehla wala, as if all mass is concentrated at center of mass, COM से मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा, और दूसरा as if all external forces are acting at the center of mass, as if all external forces are acting at the center of mass. Okay, चलिए, as if all forces are acting at the center of mass, external forces are acting at the center of mass, and as if all mass is concentrated at the center of mass. Now, how do we locate center of mass? सेंटर ऑफ मास कहां पर है एग्जैक्टली, उसकी पोजीशन क्या है, वो हम देख लेंगे ना. उसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है, जस्ट हमारा इंट्यूशन है जिससे हम इक्वेशन को डेवलप कर लेंगे. तो हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट पॉसिबल केस और उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, एंड देन विल सी कि वो हमारे इंट्यूशन के साथ, डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं. और उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स की तरफ जाएंगे जिसमें ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, और फिर अल्टीमेटली जनरलाइज रिजल्ट को कर लेंगे. ओके, सो लेट्स डू दैट नाउ. लोकेटिंग सेंटर ऑफ मास. मैं सिंपलेस्ट पॉसिबल केस कंसिडर कर लूंगा जहां पर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ओरिजिन पे है और दूसरा पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम द ओरिजिन. यानी कि उसकी पोजीशन d के बराबर है. सेंटर ऑफ मास हमें पता है समवेयर इन बिटवीन, लेट्स सपोज हियर सेंटर ऑफ मास, और इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उसको मैं x कॉम से रिप्रेजेंट कर लूंगा. और वो x कॉम अब किसके बराबर है वो हमें देखना है. अगर हम डिराइव नहीं करेंगे, विल जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन, फिर हम देखेंगे कि वो हमारे इंट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं. हमारा इंट्यूशन क्या है, पहले जरा उसी की बात करते हैं. अगर m2 नहीं हुआ, अगर m2 नहीं हुआ, दैट मींस मैथमेटिकली m2 इज इक्वल टू 0, तो सेंटर ऑफ मास यहां पर ही होगा, m1 की पोजीशन पे होगा, क्योंकि आप वहीं पर इसको बैलेंस फिर कर पाएंगे. इसके बगैर अगर बैलेंस करना होगा तो यहां पर बैलेंस कर पाएंगे. दैट मींस m1 की ही पोजीशन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी, दैट मींस 0, ओरिजिन पोजीशन विल बी इक्वल टू 0. सो अगर m2 नहीं है तो x कॉम जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.
यानी कि सेंटर ऑफ मास इज एट द ओरिजिन। अगर m1 नहीं है, मैथमेटिकली दैट वुड मीन m1 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर m1 नहीं है, खाली m2 है, तो कहां पर इसे बैलेंस कर पाएंगे? यहां पर, यहां पर नहीं, यहां पर इसे बैलेंस कर पाएंगे। दैट मीन सेंटर ऑफ मास वहीं पर है। सो अगर m1 नहीं है, खाली m2 है, तो सेंटर ऑफ मास m2 की ही पोजीशन पे होगा जो d है। दैट वुड मीन xcom इज इक्वल टू d। सो अगर खाली m1 है तो xcom इज इक्वल 0, अगर खाली m2 है तो xcom इज इक्वल d। तीसरी बात जो हमारे वी ऑलरेडी नो, अगर दोनों का मास सेम हुआ, m1 और m2 जो है वो बराबर हुए, देन सेंटर ऑफ मास बैलेंसिंग पॉइंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा, और मिड पॉइंट पे दैट मींस हाफ ऑफ d। सो xcom विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ d। तो ये तीन स्पेशल केसेस हैं जो हमें पहले ही पता है फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस, फ्रॉम आवर इंट्यूशन हमें पता है। सो मैं यहां पर अब डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा, फिर देखते हैं ये तीन केसेस वहां से मिलेंगे कि नहीं। मैं इक्वेशन लिखूंगा फॉर सेंटर ऑफ मास इस वाले सिस्टम के लिए। xcom इज इक्वल टू m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, xcom is equal to m2d divided by m1 plus m2, m1 plus m2। चलिए, तो ये हो गया। अब वो स्पेशल केसेस जरा देख लेते हैं। पहला वाला क्या था? हमने बताया था कि m2 अगर नहीं है, दैट मींस m2 इज इक्वल टू 0, m2 इज इक्वल टू 0। तो रिमूवर, अगर आप m2 को रिमूव कर लेंगे तो बैलेंस यहीं पर होगा, तो दैट वुड मीन कि सेंटर ऑफ मास वहीं पर है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 0 ओरिजिन पे। चलिए यहां से देखते हैं, अगर m2 0 है तो xcom इज इक्वल ऊपर 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0 इज जस्ट m1, so this implies xcom is equal to 0। तो वही मिल गया जो हमें पहले ही पता था, बिकॉज वी आर स्मार्ट। दूसरा वाला, इफ m1 इज इक्वल टू 0, इफ m1 इज इक्वल, m1 है ही नहीं, खाली m2 है, तो कहां पर बैलेंस होगा? यहीं पर बैलेंस होगा। अगर m1 है ही नहीं, सिर्फ m2 है, तो यहीं पर बैलेंस होगा। दैट वुड मीन सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, तो क्या पोजीशन है? d। सो xcom must be equal to d अगर m1 0 के बराबर है। लेट्स सी इफ वी गेट दैट। xcom is equal to m2d ऊपर m2d ऐसे रहेगा डिवाइडेड बाय m1, तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो डिनोमिनेटर में भी खाली m2 आ गया। m2 and m2 will cancel out, so xcom is equal to d। अगेन हमें पहले ही पता था, तो ये इक्वेशन फिलहाल तो कंसिस्टेंट है टू व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट सेंटर ऑफ मास। तीसरा स्पेशल केस क्या है? m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m से, इसके बदले में भी m, इसके बदले में भी m, तो कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास? कहां पर बैलेंस होगा? मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट पे बैलेंस होने का मतलब मिड पॉइंट पे ही सेंटर ऑफ मास है, मिड पॉइंट पे ही सेंटर ऑफ मास है, मतलब d/2 पे, हाफ ऑफ d पे। तो वो देखते हैं वहां से मिलेगा कि नहीं। xcom इज इक्वल टू ऊपर m2 के बदले में m इंटू d डिवाइडेड बाय m प्लस m इज ट्वाइस m, m and m कैंसल्स आउट, तो xcom इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय 2। ओके, xcom इज इक्वल d डिवाइडेड बाय 2। So this equation is consistent with what we already know। लेकिन ये तो काफी सिंपल केस था, काफी सिंपल केस था। What if we have more complicated case? तो और जरा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डील करते हैं। यहां पर स्पेशलिटी क्या थी, यहां पर खास बातें जो हमने कंसिडर की थी वो क्या थी? पहली बात, दो ही पार्टिकल्स थे, अभी भी हम दो ही कंसिडर करेंगे। दूसरी बात, बोथ ऑफ देम वर ऑन एक्स एक्सिस, lying on x axis, अब भी वही हम कंसिडर करेंगे कि both of them are on x axis।
तीसरी बात, वन ऑफ देम वाज एट द ओरिजिन। अब वो वाली कंडीशन हम रिमूव कर लेंगे। अब हम M1 को ओरिजिन पे नहीं रखेंगे। तो देखते हैं अगर M1 ओरिजिन पे नहीं है तब क्या होगा। ओके, तब क्या इक्वेशन बन जाएगी। सो विल कंसीडर दैट नाउ। सपोज M1 यहां पर है विद द पोजीशन ऑफ x1, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस x1। M2 यहां पर है with the position of x2, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस x2। सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा। लेट्स सपोज दिस इज सेंटर ऑफ मास, और उसकी पोजीशन जो होगी यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, आई विल कॉल दैट x कॉम। फिर से मैं इक्वेशन लिखूंगा, फिर यही तीन स्पेशल केसेस देखेंगे। अगेन यही तीन केसेस जो हमें पहले ही पता है। अगर M2 नहीं हुआ मीनिंग M2 इज इक्वल टू 0, तो M1 की ही पोजीशन पे बैलेंस होगा। दैट विल मीन सेंटर ऑफ मास वहीं पर होगा, यानी कि x1 पे। अगर M1 नहीं है, खाली M2 है, अब अगर खाली M2 है तो वहीं पर बैलेंस होगा। दैट वुड मीन सेंटर ऑफ मास वहीं पर है, तो उसकी पोजीशन x2 होगी। और अगर दोनों बराबर हैं तो मिड पॉइंट पे होगा। मिड पॉइंट पे होने का मतलब होगा उसकी पोजीशन इन दो का मीन होगा। मीन x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ओके, हाफ ऑफ द सम। तो वो जरा देख लेते हैं। चलिए मैं इक्वेशन को लिखता हूं अब इस सिस्टम के लिए। x कॉम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 divided by m1 plus m2, okay, divide by m1 plus m2। अब वो स्पेशल केसेस देख लेते हैं। पहला वाला, if m2 is equal to 0, okay, if m2 is equal to 0, M2 0 के बराबर होगा तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा, तो मीनिंग x1 के बराबर होगा। लेट्स सी इफ दिस इक्वेशन गिव्स अस दैट और नॉट। x कॉम इज इक्वल m1 x1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये तो 0 बन जाएगा क्योंकि m2 0 के बराबर है, डिवाइडेड बाय m1 ऐसे ही रहेगा, m2 तो 0 के बराबर है, तो दैट वुड मीन खाली m1 x1 डिवाइडेड बाय m1। तो m1 एंड m1 विल कैंसिल आउट, तो x कॉम जो है दैट सिंपली इक्वल टू x1, सिंपली इक्वल x1, ओके। सो वही जो हमें पहले ही पता था। ऐसे अगर m1 नहीं है, खाली m2 है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x2 होगा, यहीं पर बैलेंस होगा। तो वो जरा देख लेते हैं दूसरा स्पेशल केस। If m1 is equal to 0, okay, m1 is equal to 0, तो x com is equal to, अब ये टर्म 0 बन जाएगी, ये टर्म 0 बन जाएगी, खाली बच गया m2 x2 डिवाइडेड बाय m2 एंड m2 विल कैंसिल आउट, तो खाली x2 बच गया। तो वही जो हमें पता था। अगर दोनों सेम हुए, m1 is equal to m2 is equal to m, तो m1 के बदले में भी m, m2 के बदले में भी m, तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा। मिड पॉइंट मतलब मीन ऑफ द टू, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, मीन ऑफ द टू। तो जरा यहां से देखते हैं, x कॉम इज इक्वल टू m1 के बदले में m, m2 के बदले में m को कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय m प्लस m, बन जाएगा ट्वाइस m एंड m विल कैंसिल आउट, तो x कॉम is equal to x1 plus x2 divided by 2, half of the mean, mean of the two, half of the sum of the two, x1 plus x2 divided by 2, यानी कि वही मिड पॉइंट होगा, ओके, मिड पॉइंट होगा।
रिमेंबर ये डिस्टेंस है फ्रॉम द, ये पोजीशन का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, यहां से डिस्टेंस ओरिजिन से। कभी कभी स्टूडेंट्स में ये गड़बड़ होती है, वो समझते हैं कि हाफ ऑफ द डिफरेंस होना चाहिए, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2। वो भी ठीक है, लेकिन वो डिस्टेंस यहां से होगी, ओरिजिन से नहीं। ओके, हम यहां पर ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हैं। वो वाली डिस्टेंस हाफ ऑफ द सब्ट्रैक्शन जो होगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2, वो यहां से डिस्टेंस होगी, m1 से डिस्टेंस होगी। ओके, ये वो यानी कि वो स्पेशल केस रहेगा, ये जनरल बात रहेगी कि ओरिजिन से डिस्टेंस, क्योंकि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसी को हम पोजीशन कहते हैं। ओके, उसी को पोजीशन कहते हैं। चलिए खैर, अब इसी को मैं जनरलाइज कर लूंगा। अगर तीन पार्टिकल्स हुए m1 m2 m3, पोजीशन x1 x2 x3 ऑल लाइंग अलोंग x एक्सिस, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर चार हुए m1 m2 m3 m4, पोजीशन x1 पोजीशन x2 पोजीशन x3 पोजीशन x4, m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4 and so on. So फिर अगर n particles हुए, for n particles lying along x-axis, okay, lying along x-axis, x-com will be equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus so on to mn xn divided by m1 plus m2 plus m3 plus so on to mn. So अगर जितने भी पार्टिकल्स होंगे लेकिन ऑन एक्स एक्सिस, तो सेंटर ऑफ मास ये होगा, जिसको हम कंप्रेस करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक्स कॉम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ये टोटल मास है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, टोटल मास। टोटल मास को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लूंगा, और वो फिर न्यूमरेटर में है, वो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ mi xi, I गोइंग फ्रॉम 1 to n, या इसको भी एनसर्कल करते हैं। सो ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास n पार्टिकल्स के लिए, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हो लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। अगर सेम n पार्टिकल्स हैं, लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन, पोजीशन अब y1 y2 y3 y4 एंड सो ऑन। अब x के बदले में y है, बाकी सब सेम है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी फॉर पार्टिकल्स along y axis, x y com, अब लिखेंगे y com is equal to m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus so on to mn yn divided by m1 plus m2 plus m3 plus so on to mn, और y com इज इक्वल, अब डिनोमिनेटर तो टोटल मास है, समेशन ऑफ mi yi, सिंपल। अब अगर पार्टिकल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग z एक्सिस, तो y के बदले में z लिखना है, x के बदले में z लिखना है, बाकी सेम रहेगा। फॉर z एक्सिस, z com is equal to m1 z1 plus m2 z2 plus m3 z3 plus so on to mn zn divided by m1 plus m2 plus m3 plus so on to mn, या फिर 1 by capital M total mass summation of mi zi। अगर पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, स्पेस में है,
स्पेस में m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन। पोजीशन वेक्टर r1, अब पोजीशन वेक्टर होगा r1, पोजीशन वेक्टर r2, पोजीशन वेक्टर r3, पोजीशन वेक्टर r4, पोजीशन वेक्टर r1। x1 उसका x कंपोनेंट होगा, y1 उसका y कंपोनेंट होगा, z1 उसका z कंपोनेंट होगा। चलिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, वहीं से फिर ज्यादा क्लियर होगा। Particles distributed in space now. Okay, particles distributed in space. X, Y, Z. कोई पार्टिकल यहां पर है m1, पोजीशन वेक्टर r1, इसी का x कंपोनेंट x1 होगा, इसी का y कंपोनेंट y1 होगा, और इसी का z कंपोनेंट जो है वो z1 होगा। अब ये x1 y1 z1 इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। कोई और पार्टिकल somewhere here m2 with position vector r2, इसी का x कंपोनेंट x2, y कंपोनेंट y2 और z कंपोनेंट z2। some particle here m3, position vector r3, x component x3, y component y3, z component z3। सेंटर ऑफ मास, कुछ और भी पार्टिकल्स फिर हो सकते हैं। सेंटर ऑफ मास से समवेयर हियर, पोजीशन वेक्टर ऑफ r कॉम, पोजीशन वेक्टर r कॉम, जिसका x कंपोनेंट x कॉम होगा, y कंपोनेंट y कॉम होगा, z कंपोनेंट z कॉम होगा। मीनिंग ये तीन जो हैं वो अब r कॉम सेंटर ऑफ मास के तीन कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे या तीन कंपोनेंट्स बन जाएंगे। और अगर आप डायरेक्टली r कॉम की इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो r कॉम विल बी इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस सो ऑन, जितने भी फिर हैं, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन, जितने भी हैं। अब ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आगे जो फिजिक्स हम डेवलप कर लेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में, वो सारा यहां से स्टार्ट होगा। वो सारा यहां से स्टार्ट होगा। या फिर यू कैन राइट इट लाइक दिस कंप्रेस्ड फॉर्म में, r com इज इक्वल टू 1 बाय m टोटल मास समेशन ऑफ mi ri। अब वेक्टर फॉर्म में है तो क्योंकि स्पेस में पार्टिकल्स हैं तो वेक्टर नोटेशन यूज करनी होगी। विद दीज x कॉम y कॉम z कॉम इस r कॉम के तीन कंपोनेंट्स। ओके, x कॉम y कॉम z कॉम, द पैटर्न ऑफ इक्वेशंस हर जगह सेम है। m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus on to mn xn divided by m1 plus m2 plus m3 plus on to mn। m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y, सिर्फ x1 के बदले में y1 है, x2 के बदले में y2 है, बाकी सेम है। x के बदले में z है, x के बदले में r है, बस बाकी सेम है। सो पैटर्न इक्वेशंस का बिल्कुल सेम है, तो उससे आसानी होनी चाहिए याद रखने में। अच्छा, यहीं पर और एक बात, अगर सिस्टम में ऐसे पार्टिकल्स नहीं हुए, यहां पर वन लंप ऑफ मास, यहां पर अनदर लंप ऑफ मास, यहां पर अनदर लंप ऑफ मास, बट सिस्टम इज लाइक दिस, जहां पर मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है। अब यहां पर आप मार्कर में आप नहीं कह सकते यहां पर m1 है, यहां पर m2 है, फिर यहां पर है, नहीं, ये तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां पर क्या कर लेंगे? अब वहां पर हमें पता है कि समेशन नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन करना होगा। सो इफ वी हैव अ सिस्टम मास डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, इसमें छोटा सा एलिमेंट कोई जिसका मास dm होगा, जिसकी पोजीशन r और सेंटर ऑफ मास समवेयर हियर या r कॉम, बस समेशन के बदले में आप इंटीग्रेशन करना होगा। तो r कॉम जो है
दैट विल बी 1/m टोटल मास, इंटीग्रेशन के बदले में समेशन के बदले में इंटीग्रेशन, m के बदले में dm और r के बदले में ये r dm, और जिसका x कंपोनेंट होगा x कॉम इक्वल 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm, x इस r का x कंपोनेंट होगा, ओके, x इस r का x कंपोनेंट होगा, y कॉम उसका y कंपोनेंट 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y dm, y जो है वो इस r का y कंपोनेंट होगा, रिमेंबर r1 का x1 इज द x कंपोनेंट, y1 y कंपोनेंट, z1 z कंपोनेंट, r2 के लिए x2 y2 z2, ऐसे यहां पर x y इन r के कंपोनेंट्स हैं, z कॉम इज इक्वल 1/m इंटीग्रेशन ऑफ z dm। सो फर्क सिर्फ ये है कि इंटीग्रेशन करना होगा समेशन के बदले में, ओके। सो सेंटर ऑफ मास के लिए ये इक्वेशंस होंगे हमारे लिए, x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, z कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन स्पेस, ऐसे ये स्पेस में x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। अगर पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग x एक्सिस तब खाली ये कंपोनेंट होगा, अगर पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग y एक्सिस तब खाली ये कंपोनेंट होगा, अगर पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग z एक्सिस तब खाली ये कंपोनेंट होगा। अगर मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ ओनली अलोंग x एक्सिस, तो आपके पास एक थिन रॉड हो सकती है जिसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन सिर्फ x एक्सिस के अलोंग, यहां से कुछ नहीं है, यहां आपकी तरफ कुछ नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ मास विल बी ओनली द x कंपोनेंट। अगर ये रॉड जो है ऐसे है y एक्सिस के अलोंग, तब खाली ये कंपोनेंट होगा, अगर z एक्सिस के अलोंग है लाइक दिस, तब खाली ये कंपोनेंट होगा। सेंटर ऑफ मास के बारे में ये तो सारा मैथमेटिकल है अबाउट सेंटर ऑफ मास। फिजिक्स वाला पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास के बारे में, वो वही दो है जो हमने स्टार्ट में कहे। सेंटर ऑफ मास हर किसी सिस्टम के साथ एक स्पेशल पॉइंट एसोसिएटेड है, एंड दिस इज सम रियलिटी। हर किसी के सिस्टम के साथ एक खास पॉइंट एसोसिएटेड है। वो खास पॉइंट की खास बातें क्या है? As if all mass is concentrated at center of mass, as if all mass of the system is concentrated at center of mass, as if all external forces are acting at the center of mass, as if all external forces are acting at the center of mass. बाकी मैथमेटिक्स जो है वो यहां से आएगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट हम पहले कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे और फिर जाके we'll move ahead with motion of center of mass. Thank you.